बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल अकेडमी चैनल। 12 माह के इस कोर्स में तमाम तरह के जुडिशल इम्तहानात देने वाले सिविल जजेस, मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जजेस, ADPP, DDPP, इंस्पेक्टर लीगल और दीगर तरह के इम्तहानात देने वाले तमाम एस्पेरेंट्स को, LLB के तमाम स्टूडेंट्स को और वो वकला जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि 12 माह में वो इस हद तक कानून के एक्सपर्ट हो जाएं कि उनको कानून इंशाअल्लाह ताला अज़बर याद हो जाए। तो हमारे इस चैनल ला एजुकेशनल अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सदका जारिया की नीयत से आप इसको करें ताकि सबका भला हो, और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त दस्तयाब हो सके। हमने CPC शुरू की हुई है। आज हम बहुत कीमती सवाल पढ़ रहे हैं। मैंने आपसे कहा हुआ है कि जब भी आप लेक्चर देखें तो अपनी नोटबुक और अपने पेन जो हैं वो अपने पास रखें। मैं जिस तरतीब से आपको लिखवाऊं आप उस तरतीब से हेडिंग देते चले जाएं और उसका मैटर लिखते चले जाएं। आपके नोट्स भी बन जाएंगे। यही नोट्स आपने जुडिशल इम्तहानात में भी इस्तेमाल करने हैं, LLB में भी इस्तेमाल करने, और प्रैक्टिस करने वाले जो वकला होंगे उनके पास एक तरतीब बन जाएगी। मिसाल के तौर पे आज हम सेक्शन 9 को पढ़ेंगे CPC में। तो जब भी कोई सेक्शन 9 से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी केस होगा या कोई भी सवाल होगा तो आपको फौरी पूरा डाटा आपके पास महफूज होगा। और जो हम ये आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं ये एक किताब के नहीं होते, इसमें बेशुमार चीज़ें देखी जाती हैं। हमने पहले प्रोग्राम ये बनाया था कि इसमें हम केस लॉज भी ऐड करेंगे, मगर फिर वीडियो की लेंथ बहुत हो जाएगी, इसलिए सोचा केस लॉज पर बाद में अलग से वीडियो बनाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपसे पेपर में पूछेगा सिविल कोर्ट्स हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर अनलेस बार्ड। कमेंट आपसे कहेगा कि जो सिविल कोर्ट्स होती है उसकी अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन होती है जब तक कि वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार न की जाए, यानी जाहिरी तौर पर खुले अल्फाजों में या दबे लफ्जों में उसको जब तक रोका ना जाए तब तक सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बहुत बड़ी, यानी हर वो केस जो सिविल नेचर का होगा वो सिविल अदालत ही उसको सुनेगी जब तक के वाज़ेह लफ्जों में उस केस का नाम लेकर या इशारातन उसको मना न कर दिया जाए। आज हम यहां तक देखेंगे। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अब आप पहले क्या दें, रेलिवेंट प्रोविजन हेडिंग दी, इसमें आप लिखें सेक्शन 9 ऑफ CPC। ये सेक्शन 9 से ताल्लुक रखता है। अगली हेडिंग दे क्रॉस रेफरेंस। अब इसमें सेक्शन लिखें सेक्शन 6 ऑफ CPC, सेक्शन 6 CPC लिखें, सेक्शन 15 to 25 15 से 25 CPC, फिर लिखें सेक्शन 151 151 CPC। अब अगली हेडिंग आप दें कि मीनिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। पहले मैं आपको समझा दूं हम पढ़ क्या रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि जो भी सिविल मुकदमा आएगा सिविल नेचर का होगा, क्रिमिनल नहीं होगा, तो वो सिविल कोर्ट में जाकर एडमिट होगा, सिविल कोर्ट उसको सुनेगी। मिसाल के तौर पर कोई चेक का केस आ गया जिसके अंदर कोई नहीं, मिसाल के तौर पर कोई केस आ गया, प्रोनोट का केस आ गया, कोई एग्रीमेंट का केस आ गया, उसके अलावा कोई ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का केस आ गया, कोई शुफे का केस आ गया, कोई इकरारनामे का केस आ गया, कोई डिक्लेरेटरी सूट आ गया, कोई एग्जीक्यूटिव नोयत का सूट आ गया, यानी वो तमाम सूट, वो तमाम मुकदमात कि जिनका ताल्लुक सिविल अदालतों से है वो सब के सब सिविल अदालतें ही सुनेंगी जब तक कि वो बार ना कर दी जाए। यानी स्कोप कितना बड़ा हो गया सिविल कोर्ट का। फौजदारी मुकदमात तो सिर्फ वो हैं कि जिनका ताल्लुक इंसानी बॉडी से है, इंसान की लाइफ को पर्सनली, उसकी बॉडी को पर्सनली जो इफेक्ट करते हैं वो क्रिमिनल नेचर के होते हैं। उसके अलावा जो बाकी हैं वो सारे सिविल नेचर के हैं। तो आज हम स्कोप पढ़ रहे हैं CPC का
जो इन सिविल कोर्ट का स्कोप पढ़ रहे हैं सीपीसी की सेक्शन 9 के तहत। तो अब हम देखेंगे, अब अगली हेडिंग आप लिखें, मीनिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। कोर्ट की जुरिस्डिक्शन किसको कहते हैं? जुरिस्डिक्शन कहते हैं वो पावर कि जो कोर्ट को कन्फर्ड की जाती है, कोर्ट को डेलीगेट कर दी जाती है, कोर्ट को अथोराइज कर दी जाती है, कोर्ट को दे दी जाती है कि आपकी पावर है, अब आप ये वाली चीजें कर सकते हैं। तो जुरिस्डिक्शन, अगली हेडिंग दे, काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन की किस्में कितनी होती हैं? पहली है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, दूसरी है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, तीसरी है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन और चौथी है पर्सनल जुरिस्डिक्शन। हमने पिछले लेक्चर में पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन देखी थी, यानी माली लिहाज से सिविल अदालतों में केस कैसे जो है एडमिट होते हैं। दर्जा अव्वल का जो फर्स्ट क्लास जो सिविल जज होता है उसके पास केस किस तरह लगेंगे, जो सेकंड क्लास जो सिविल जज होता है वो कितनी नोयत का, कितनी मालियत का केस सुनेगा, ये इस तरह की जो बातें होती है ये पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कहलाती है। आज हम जो देख रहे हैं वो है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, यानी इसको टेरिटोरियल भी कह सकते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं कि ऑल जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। तो पेक्यूनरी किसको कहते हैं? माली लिहाज से सिविल कोर्ट कौन कौन से मुकदमे, कौन कौन सा जज सुनेगा। टेरिटोरियल का मतलब होता है कि टेरिटरी यानी इलाकाई हदूद। सिविल कोर्ट, एक कोर्ट के पास कितने इलाके हैं, सिविल कोर्ट को कह दिया गया कि आपने इन इलाकों के अलावा बाकी कोई केस नहीं सुनना। तीसरा है सब्जेक्ट मैटर, कि कौन कौन सा मैटर है जो सिविल कोर्ट सुन सकती है। चौथा है कि पर्सनल जुरिस्डिक्शन, कि कुछ ऐसे भी केस होते हैं कि सिविल कोर्ट को कहा जाता है कि आपने सिर्फ चंद बंदों का केस सुनना है जो आपके इलाके में रेजिडेंसी रखते हो या वहां पे कारोबार करते हो, पर्सनली वर्क करते हो, कोई गेन करते हो, इस तरह का मामला। तो देखें हम क्या देख रहे हैं, सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का स्कोप देख रहे हैं। ये बहुत कीमती सवाल है। अब अगली हेडिंग दे, मैक्सिम बिहाइंड सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। कौन सी मैक्सिम है, क्या ऐसी मैक्सिम है जिसकी बुनियाद पे हम सीपीसी के जो 9 सेक्शन खड़ी हुई है। तो ये कौन सी मैक्सिम है? ये मैक्सिम है वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। जहां कहीं हकूक होगा वहां आपकी रेमेडी होगी। तो दूसरे तरीके से हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि वो तमाम हकूक जिसका ताल्लुक इंसान से है, उसके तमाम तरह के हकूक जिनका सिविल नेचर से ताल्लुक है, वो सब का सब सिविल कोर्ट सुनती है। तो यानी सिविल कोर्ट का कितना बड़ा स्कोप हो गया वो आज हम देख रहे हैं। अगला हेडिंग दें, ऑब्जेक्शन ऑन जुरिस्डिक्शन। सिविल कोर्ट पे जुरिस्डिक्शन होती है या नहीं, इसकी जुरिस्डिक्शन के ऊपर कोई बार है, कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं। याद रखें, जनरल रूल ये है कि जब एक कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है कोई मुकदमा सुनने की, और अगर वो कोर्ट उसको सुनती है तो उसका जो डिसीजन होगा वो वाइड होगा और उसकी लॉ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। ये जनरल रूल है। मगर अगर उसमें एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर सिविल कोर्ट को अख्तियार नहीं था, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी वो केस सुनने की किसी भी लिहाज से, वो जो 4 जुरिस्डिक्शन है उसके लिहाज से या एनीवन किसी भी लिहाज से उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, और अपोजिट पार्टी ने उसके ऊपर अर्लेस्ट अपॉर्चुनिटी में उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई, कोई आवाज नहीं उठाई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो अब उसका जो फैसला होगा वो वैलिड होगा। आपसे पेपर में इस तरह भी पूछ सकता है, एक सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं थी मुकदमा सुनने की, मगर उसने उस केस को आगे ट्राई किया, इंटरटेन किया, मगर अपोजिट पार्टी ने इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई एतराज नहीं किया, तो अब क्या उसका जो फैसला है सिविल कोर्ट का वो वैलिड होगा
उसकी जो जारी करदा डिक्री होगी वो वैलिड होगी या नहीं होगी? आप कहेंगे वैलिड होगी, क्योंकि अपोजिट पार्टी ने अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो अगली आप हेडिंग दें, सूट्स ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एंड ऑफिसेस। सेक्शन 9 के तहत सीपीसी के तमाम तरह के वो राइट जिसका ताल्लुक जायदादों से बनता है, प्रॉपर्टी से बनता है, वो चाहे मूवेबल हो, वो इमूवेबल हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, किसी भी तरह के ऑफिस हो, उन सब के केस को सुनने का हक सिविल कोर्ट का है। अब यहां पे एक चीज आपसे पूछ सकता है, आपसे कहेगा कुछ ऐसे मामलात हैं जो है तो सिविल नेचर के, मगर उनका कुछ हिस्सा जुजवी तौर पर थोड़ा बहुत उसका ताल्लुक रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनी से है, मजहबी किसी मामलात से है थोड़ा बहुत, मगर ज्यादातर वो सिविल नेचर का केस है। अब क्या ये सिविल कोर्ट सुनेगी या सिविल कोर्ट नहीं सुन सकती? आप कहेंगे सिविल कोर्ट ही सुनेगी अगर वो ज्यादा हिस्सा उसका सिविल नेचर का है और थोड़ा हिस्सा उसका मजहबी राइट से, रिलीजियस राइट से एंड सेरेमनी से है, तब सिविल कोर्ट सुनेगी। अब बिल्कुल इसका अपोजिट, आपसे पेपर में पूछेगा कि एक केस ऐसा है जो इंटायरली मुकम्मल तौर पर जिसका ताल्लुक रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनी से है, मजहबी मामलात से है, क्या वो सिविल नेचर का है? अब आप कहेंगे नहीं। अब ये और तरह के नेचर में चले जाएंगे, जिस तरह तौहीन रिसालत का है 295C के तहत, वो अलग चले जाएंगे, इस तरीके से जो है। अगली हेडिंग दे, इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट को एक इनहेरेंट पावर दे दी, एक पैदाइशी, एक वरासती पावर इसको दे दी, और ये कहा गया किसके तहत? सेक्शन 151 के तहत, 151 सीपीसी के तहत सिविल कोर्ट को इतनी अथॉरिटी है कि किसी जगह पर अगर सिविल कोर्ट ये देखे कि उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, मगर फिर भी ये देखे कि कहीं ना कहीं पर ना इंसाफी हो रही है और उसका ताल्लुक इंसानी राइट से है, हकूक से है, तो सिविल कोर्ट अपनी मदाखलत कर सकती है, ये देखने के लिए कि जो ये दूसरी कोर्ट या दूसरी कोई जो बॉडी, दूसरा कोई ट्रिब्यूनल अगर वो इस मामले को सुन रहा है तो क्या वो इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा। यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सिविल कोर्ट जो है वो किसी ना किसी तरीके से इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करके वो किसी भी ट्रिब्यूनल को या किसी भी कोर्ट में मदाखलत कर सकती है, अगर ये देखने के लिए कि क्या वो जो फैसले कर रही है, जो केस को इंटरटेन कर रही है, केस को आगे लीड ट्रायल कर रही है, क्या वो अपने लवाजमात पूरे कर रही है, इंसाफ के तकाजे पूरे कर रही है या नहीं कर रही। ये था। अब बड़ा अहम है, हेडिंग दे, बार अगेंस्ट जुरिस्डिक्शन। सिविल कोर्ट की जो बार है उसकी जुरिस्डिक्शन के ऊपर जो बार है, जो पाबंदी लगा दी गई कि सिविल कोर्ट तुमने ये वाले केस नहीं सुनने, वो बार कितनी तरह की है वो हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि सिविल कोर्ट की बार जो है उसकी क्लासिफिकेशन कितनी है। बड़ी बड़ी 5 तरह की सिविल कोर्ट पर बार है। पहली है एब्सोल्यूट बार, दूसरी है कंडीशनल बार, तीसरी है स्पेशल बार, चौथी है एक्सप्रेसली बार, पांचवी है इंप्लाइडली बार। ये जितनी भी बार्ड हैं यानी ये पाबंदियां हैं सिविल कोर्ट पर। हम स्टार्ट में देखते हैं एब्सोल्यूटली बार, कि ऐसी बार जो एब्सोल्यूट है। अब इसमें मुख्तलिफ तरह की केसेस आ जाएंगे, मुख्तलिफ तरह की बारें आ जाएंगी। देखो मेन बार क्या है? एब्सोल्यूट बार। अब ये एब्सोल्यूट बार कितनी तरह की होती है वो हम देखते हैं। मेन हेडिंग क्या दी आपने? एब्सोल्यूट बार। क्या लिखें? देयर आर फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एब्सोल्यूट बार एज अंडर, ये आपने कर दी। अब इसकी पहली बार लिखें एब्सोल्यूट बार में, बार नंबर 1 लिखें, रेस सब जूडिस।
यानी सेक्शन 10 के तहत, जो सेक्शन 10 के तहत जो बार है कि अगर एक ही तरह की पार्टी हो, एक ही तरह का सब्जेक्ट मैटर हो, अंडर सेम टाइटल हो, और अगर वो किसी पहली कोर्ट में उसका मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वही मामला उठाकर वही पार्टियां उसी प्रॉपर्टी, उसी सब्जेक्ट मैटर, उसी काज ऑफ एक्शन पे वो केस ना तो उसी मुतलका कोर्ट में दोबारा दायर कर सकती हैं, ना किसी और दूसरी कोर्ट में दायर कर सकती हैं पाकिस्तान में, जब तक के पहला जो फैसला पेंडिंग पड़ा हुआ है वो ना हो जाए। तो ये एब्सोल्यूट बार आ गया रेस सब जुडिस का। मसलन मेरा केस है मेरे मकान का, मैंने किराए पे दिया, उस पे जाहिद ने कब्जा कर लिया, मैं आसिफ हूं। अब वो केस चलता रहा और उसको 5 साल हो गए कब्जा किए हुए। तो अब अगर ये केस चल रहा है और इस केस के तीसरे साल में जाकर या दूसरे साल में मैं अभी कोर्ट ए में मेरा अभी केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैं इसी कब्जे वाले केस को लेकर मैं किसी और कोर्ट जो पाकिस्तान में हो, मैं यही वाला मुकदमा दोबारा दायर नहीं कर सकता जब तक कि पहली कोर्ट में जो मेरा केस पेंडिंग पड़ा है उसका फैसला ना हो जाए। इसको क्या कहते हैं? रेस सब जुडिस बार। ठीक है, ये सेक्शन 10 सीपीसी के तहत है। तो एब्सोल्यूट बार का पहला कौन सा बार आ गया? रेस सब जुडिस। अगली हेडिंग दें, हेडिंग नंबर 2, रेस जुडिकाटा। ये भी एब्सोल्यूट बार है, ये दूसरा बार है एब्सोल्यूट। ये कौन सा? रेस जुडिकाटा। ये सेक्शन 11 के तहत होता है सीपीसी में। इसका मकसद ये है, यही वाली बात, सेम तरह की पार्टियां हों, सेम तरह का सब्जेक्ट मैटर हो, सेम टाइटल हो, अगर वही वाला मामला किसी कंपिटेंट कोर्ट ने अगर डिसाइड कर दिया है, उस पे फैसला दे दिया है, तो यही पार्टियां अब इस मामले को दोबारा किसी और कोर्ट में लेके नहीं जाएंगी। क्यों? अगर इस तरह पाबंदी ना लगाई गई तो केस तो खत्म ही नहीं होंगे। आज मैंने मिसाल के तौर पर एक केस किया और उस केस में मुझे आधा फायदा हो गया, भी आधा रहता है, जबकि मेरा बनता ही आधा था। अब मैं फिर उसी बंदे पे, उसी पार्टी पे फिर केस कर दूं, इस तरह तो उस बेचारे की पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। तो इसलिए रेस जुडिकाटा के तहत क्या कह दिया, अगर किसी कंपिटेंट कोर्ट ने उसी सब्जेक्ट मैटर पर उन्हीं पार्टियों के दौरान मामले में उसी प्रॉपर्टी या उसी मैटर पर लेकर अगर कोई फैसला ऑलरेडी दिया हुआ है और कोर्ट कंपिटेंट थी, तब दूसरी कोर्ट में केस आप दायर ही नहीं कर सकते, वो केस लेगी ही नहीं। तो ये दूसरा बार था, एब्सोल्यूट बार का दूसरा बार। अब एब्सोल्यूट बार में हम तीसरा बार पढ़ते हैं, क्वेश्चन टू बी डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 47। हेडिंग क्या दें? क्वेश्चन टू बी डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 47। जो सेक्शन 47 है सीपीसी का, उसके तहत क्या है? ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होती है जो डिक्री पे एग्जीक्यूशन करवाती है, इजरा करवाती है, अमल दरामद करवाती है। तो ये भी एब्सोल्यूट बार में आता है। मिसाल के तौर पर मेरे हक में कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ये जिस मकान पे जाहिद ने कब्जा किया है वो नाजायज है, आसिफ को मकान वापस लेके दो, जाहिद को उस मकान में से निकालो, और प्लस आसिफ का जो 5 साल के दरमियान जो किराया बनता है 3 लाख रुपया, वो भी इसको लेके दो। अब ये मेरे हक में फैसला डिक्री जारी हो गई। अब जिस कोर्ट ने ये जारी की वो कोर्ट खुद भी हो सकती है या कोई और कोर्ट की भी जिम्मेदारी लगा सकती है कि तुम इस डिक्री पर, जो डिक्री जारी हुई है, इस पे अमल दरामद करवाओ, इस पे एग्जीक्यूशन करवाओ, इस पे इजरा करवाओ। तो वो 47 सेक्शन के तहत है। तो अब जो इजरा वाली कोर्ट होगी, एग्जीक्यूशन वाली कोर्ट होगी, अब इस इजरा के अंदर इस हुक्म की तामील में कि उस जाहिद को वहां से निकालना है, मुझे मकान में दाखिल करवाना है,
पोजेशन मुझे देनी है, किराया 5 साल का जो 3 लाख बनता है मुझे देना है। ये सारा मामला क्या है? ये एग्जीक्यूशन है। ये सारा मामला क्या? एग्जीक्यूशन। अब इस एग्जीक्यूशन, इस अमल दरामद में जितनी मुश्किलात, जितने सवालात, जो कुछ भी खड़ा होगा, वो सारा कौन डील करेगा? वो करेगी यही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। मैं ये नहीं कर सकता कि मिसाल के तौर पर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ए है, उसके जिम्मे लग गई कि आसिफ का मकान लेकर दो, और वो कोर्ट मेरा मकान लेके दे रही है और उसी के जिम्मे लग गया किराया भी लेके दो। मैं ये नहीं कर सकता कि चलो इस कोर्ट ने मेरा मकान का कब्जा तो ले दिया, अब मैं जो किराए वाला मामला है उठाकर किसी और कोर्ट पे ले जाऊं। नहीं, मैं नए तरीके से ये सूट जो है दोबारा दायर नहीं कर सकता। तो एब्सोल्यूट बार के तहत क्या कि जो सेक्शन 47 एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होती है वो ही आपका फैसला करेगी, उसकी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर अब पाबंदी आयद हो गई, उसके जिम्मे पड़ गया कि जो डिक्री हुई है उस पूरी की पूरी पे वो अमल दरामद करवाएगी। हर वो सवाल, जो कोई सवाल उठेगा, जो कोई तनाज़ा नया खड़ा होगा, जो कोई मामलात नए आगे होंगे एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, वो अब किसी और कोर्ट में नहीं जाएंगे, उनको यही कोर्ट निबड़ती रहेगी कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब इस डिक्री की अमल दरामद में आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है। ये सारे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही उसको डील करती है। अब है चौथा बार, 4th बार है। इसकी हेडिंग दे रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144 और उसकी सब सेक्शन 2 के तहत। जो रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कोई हम रेस्टिट्यूशन का कोई केस होता है, रेस्टिट्यूशन पर्पस के जरिए कोई केस जो होते हैं, तो इसको देखें, मैं आपको इसकी रीडिंग करके बता रहा हूं ताकि आपको सही समझ आए। नो सूट, हेडिंग क्या दें? रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144 और सब सेक्शन 2। नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, कोई भी सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग एनी रेस्टिट्यूशन, किसी भी रेस्टिट्यूशन को उठाकर ऑर्डर और अदर रिलीफ या किसी और रिलीफ को विच कुड बी ऑब्टेन्ड बाय एप्लीकेशन, जिसको हम एप्लीकेशन के जरिए से ले सकते हैं। यानी ऐसा कोई मामला जो एप्लीकेशन के जरिए से हो सकता है तो हम उसकी रेस्टिट्यूशन नहीं करेंगे। देखिए हम सारा क्या पढ़ रहे हैं, अपने जहन को थोड़ा सा गौर करें। हम ये पढ़ रहे हैं कि सिविल कोर्ट पे कितने बार हैं। वैसे तो सिविल कोर्ट की पावर, उसका स्कोप बेहद बड़ा है, मगर कुछ उस पर पाबंदियां भी हैं। तो हम पहली पाबंदी पढ़ रहे हैं, एब्सोल्यूट पाबंदी। एब्सोल्यूट पाबंदी में हम ये चौथे तक पहुंचे, रेस्टिट्यूशन वाली पाबंदी तक। अब 5वीं हम देखते हैं, रीलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट, हेडिंग दे रीलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम अंडर ऑर्डर 2 और उसका रूल 2। रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट का मतलब है, मिसाल के तौर पर मेरे मकान पे कब्जा हुआ था, कोर्ट ने ये कह दिया, अभी मेरा वो चल रहा है, और मैंने क्या कहा कोर्ट पे, मैंने दावा क्या दायर किया कि मुझे मेरा कब्जा भी लेके दे, ओनरशिप मेरे पास है, और जो मेरा 5 साल का किराया जो ये बनेगा जब तक ये इसमें बैठा है, वो किराया भी मुझे लेकर दो। अब ये केस चल रहा था और मैं केस के अंदर में ये कह दूं कि चलो मैं 5 साल का मुझे किराया ना दे, मुझे सिर्फ 1 साल का किराया दे दे, और मैं अपना बाकी 4 साल का माफ कर दूं, रिलिंक्विश कर दूं, छोड़ दूं, तर्क कर दूं। तो अब तर्क करने के बाद जब कोर्ट ने उसको एडमिट कर दिया, ठीक है आसिफ साहब आपको हम 1 साल का किराया दिलवा देते हैं, अब ये नहीं कि 1 महीने बाद मैं फिर कोर्ट पे जाऊं, नहीं जी कोर्ट साहब मेरा तो जो है दिल नहीं मानता, मुझे तो फिर 5 साल का लेके दें। वो कहेंगी चलें, आपने खुद रिलिंक्विश किया हुआ है, खुद तर्क किया हुआ, खुद छोड़ा हुआ, खुद दस्तबरदार आप हो चुके हैं। तो जिस चीज, जो दावा, जो अपना हक, जो अपना राइट हम खुद उससे दस्तबरदार हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो ऑर्डर 2 उसका रूल 2 ये भी एक बार है कि हम उस पर दोबारा नहीं ले सकते। तो देखो पाबंदी आ गई ना कि हम उसको दोबारा नहीं ले सकते, हमने क्योंकि खुद उसको छोड़ा हुआ है।
तो ये पांचवी पाबंदी थी एब्सोल्यूट बार के तहत, ऑर्डर 2 उसका रूल 2 के तहत। अब छठी पाबंदी है, छठी बार है एब्सोल्यूट बार के तहत, डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ, हेडिंग दे डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट अंडर ऑर्डर 9 रूल 9। देखें, डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट अंडर ऑर्डर 9 रूल 9। अगर प्लेंटिफ ने कोई डिक्री उसके खिलाफ आई, किसके जरिए? डिफॉल्ट, प्लेंटिफ का अपना कोई डिफॉल्ट था। इसकी मैं आपको रीडिंग करके बता दूं। व्हेन ए सूट इज डिसमिस्ड, कोई सूट डिसमिस हो गया ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के डिफॉल्ट से, अंडर ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 9 और उसके रूल 9 के तहत, देन द प्लेंटिफ शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग ए फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अब प्लेंटिफ को इजाजत नहीं है कि इसी मामले के ऊपर दोबारा जो है केस दायर करे। तो देखें, अगर प्लेंटिफ की कोई गलती है और उसके डिफॉल्ट की वजह से ऑर्डर 9 सीपीसी का और उसका रूल 9 के तहत अगर उसका कोई केस डिसमिस कर दिया गया है डिफॉल्ट की वजह से, अब उसी कॉज ऑफ एक्शन पर, उसी मामले पर वो नया केस दोबारा दायर नहीं कर सकता। ये एक छठी पाबंदी आ गई एब्सोल्यूट बार के तहत। अब हम सातवीं पाबंदी पढ़ते हैं एब्सोल्यूट बार की। प्लेंटिफ्स इंसॉल्वेंसी, एक शख्स प्लेंटिफ दिवालिया हो गया। दिवालिया का मतलब उसके पास जरूरत जिंदगी का सामान के अलावा जो तकरीबन हर 25,000 तक का है, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। सिंपल वर्ड में उसके पास रोटी खाने के अलावा कुछ नहीं है, वो दिवालिया हो गया। अब कोर्ट ने क्या कह दिया कि ये दिवालिया, उसको डिक्लेयर करार दे दिया, उसको इंसॉल्वेंट करार दे दिया कि ये शख्स को कोई तंग ना करो। मगर उसके हकूक खत्म हो जाते हैं, बहुत से उसके राइट्स जो है खत्म हो जाते हैं, मगर उसको कोई आम बंदा तंग नहीं करता। क्यों? वो तो अपनी जान उस पे खुद, उसकी जान उस पे बोझ बनी हुई है, वो तो खुद रहमो करम पे पड़ा हुआ, उसको तो रोटी का मोहताज हुआ पड़ा। अब वो लोगों के कर्जे कहां से अदा करे? हाँ, उस पे ये हो सकता है कि जब उसके पास पैसे आ जाएंगे कहीं से, तब वो जिनके कर्जे देने ऐसा ऐसा कोर्ट उनको दिलवाती जाएगी, वो अलग बात है। मगर फिलहाल इंसॉल्वेंट है तो उस पे भी पाबंदी है कि वो भी कोई केस नहीं कर सकता। तो देखो, ये सातवीं पाबंदी आ गई एब्सोल्यूट बार के तहत। अब है आठवीं पाबंदी एब्सोल्यूट बार की, आखिरी पाबंदी और आठवीं पाबंदी, विदड्रॉल ऑफ सूट और अबेंडोमेंट। आपने कोई सूट जो है, आपने कोई सूट किया प्लेंटिफ ने, या उसको विदड्रॉ कर लिया, या उसको अबेंडोमेंट उसको कर लिया, अबेंडन कर लिया एनी पार्ट ऑफ हिज क्लेम एज अगेंस्ट द डिफेंडेंट अंडर ऑर्डर 23 रूल 1। देखें, ऑर्डर 23 आपसे पेपर में पूछेगा, ऑर्डर 23 रूल 1 के तहत अगर कोई प्लेंटिफ अपने सूट को विदड्रॉ कर लेता है या उसके किसी हिस्से को अबेंडन कर देता है, छोड़ देता है, माफ कर देता है, तो क्या वो फ्रेश सूट को लेके आ सकता है? आप कहेंगे नहीं। तो ये आठवां बार था ऑर्डर 23 रूल 1 के तहत, अगर किसी ने अपने सूट को विदड्रॉ कर लिया या अपना कोई हक माफ कर दिया, तो वो उसी वाले हक जो उसने माफ किया या जो सूट विदड्रॉ किया या जो हिस्सा विदड्रॉ कर लिया, उस पर वो दोबारा फ्रेश सूट नहीं लेके आ सकता। क्यों? उसने खुद ही तो ये किया, तो वो क्यों दोबारा उसको इजाजत दी जाएगी? तो यहां तक हमने क्या देखा? एब्सोल्यूट बार। एक मैं बड़ी आपको कीमती चीज बता रहा हूं जो आपको हमेशा काम आएगी। सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, वेयर देयर इज ए लॉ देयर इज एन एक्सेप्शन। जहां कानून होता है वहां पर उसकी एक्सेप्शन भी होती है। मिसाल के तौर पर यहां पे क्या कहा गया कि अगर उसने कोई हिस्सा विदड्रॉ कर लिया है या अबेंडन कर लिया है तो वो दोबारा फ्रेश सूट नहीं लेके आता। मगर इस पे भी कानून है, फिर उस कानून पे भी कानून है, एक्सेप्शन है कि वो कह सकता है कि जी मुझे जो मैंने ये हिस्सा माफ किया था, मेरे साथ फ्रॉड हुआ था,
इस शख्स ने मुझसे वादे किए थे कि तुम ये हिस्सा वो वापस ले लो, मेरे पास देखो गवाह है, ये तहरीर इसने लिख के दी हुई है, इसने मुझे कहा था तुम ये वाला हिस्सा वापस अपना उठा लो, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा जो तुम्हारे बनते हैं। तो इसकी रिटर्न स्टेटमेंट है, ये गवाह है, इसके डॉक्यूमेंट है, मगर इस शख्स ने अब इनकारी हो चुका है, मुझे देता नहीं है। तो देखो एक्सेप्शन आ गई ना, कानून क्या कहता है नहीं, मगर वहां पर इस्तशना आ गई, एक्सेप्शन आ गई। तो जहां पे ला होगा वहां पे एक्सेप्शन जरूर होती है। तो हमने एब्सोल्यूट बार पढ़ लिया, जो 5 बार थे उसका पहला बार पढ़ा एब्सोल्यूट बार, और उसकी 8 किस्में हमने पढ़ ली, 8 तरह के उसमें बार पढ़ लिए। अब हम दूसरा देखते हैं कंडीशनल बार। अब हेडिंग दें, हेडिंग नंबर 2 कंडीशनल बार, कि ये दर्ज झैल तरह के कंडीशनल बार हैं। पहला बार कंडीशनल बार में पहली किस्म आती है सूट बाय एलियन, कि अंडर सेक्शन 83 ऑफ सीपीसी एनी एलियन रिजाइडिंग इन पाकिस्तान आफ्टर परमिशन फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट कैन सू ओनली आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट। कि कोई एलियन, कोई बाहर का जो पाकिस्तानी नहीं है, गैर मुल्की कोई शख्स अगर पाकिस्तान में रहता है तो वो अंडर सेक्शन 83 ऑफ सीपीसी के तहत वो जब तक फेडरल गवर्नमेंट से इजाजत नहीं लेगा तो उस पर कंडीशनल बार। देखो कंडीशनल बार, कंडीशनल का मतलब है ये कंडीशन पूरी करोगे तो आप दावा दायर कर सकते हो, वरना नहीं। तो कंडीशनल बार में हम सब क्या पढ़ेंगे अब, कि कंडीशन आपको दी जाएगी, वो कंडीशन पूरी कर दें तो दावा दायर कर दें, नहीं तो आपकी सूट पे बार आ जाएगा। तो कंडीशन 83 में क्या की कि फेडरल गवर्नमेंट से इजाजत ले ले, फेडरल गवर्नमेंट इजाजत दे दे तब वो दायर कर सकता है, बगैर ऐसे नहीं कर सकता। इसकी दूसरी किस्म है कंडीशनल बार की सूट बाय फॉरेन स्टेट। जो फॉरेन स्टेट होती हैं, गैर मुल्की जो रियासतें होती हैं, वो अंडर सेक्शन 84, पिछली क्या थी 83, ये है 84 सीआरपीसी के तहत, कि फॉरेन स्टेट कैन सू इन एनी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन बाय द फेडरल गवर्नमेंट। इसमें भी वही आ गई। अगर किसी अमेरिका की अदालत ने, अब अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, किसी भी रियासत ने अगर पाकिस्तान में कोई केस दायर करना है तो वो सेक्शन 84 सीपीसी के तहत फेडरल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज कर ले। जब वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी, यानी वो क्या होगी, अगर वो फेडरल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, ये क्या है, हम इंटरनेशनल लॉ में जब जाएंगे ना फिर हम उसको देखेंगे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट किसको कहते हैं, जिसको कहते हैं फलां मुल्क को तस्लीम कर लिया गया है। ठीक, जिस तरह पाकिस्तान जब बना तो उसको कितने मुल्कों ने तस्लीम किया, ये रिकॉग्नाइज किया। तो अगर कोई रियासत पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है तो सेक्शन 84 के तहत वो मुकदमा पाकिस्तान में कर सकती है। अगर रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो वो पाकिस्तान में मुकदमा दाखिल नहीं कर सकती। ये 2 बार थे, कंडीशनल बार की 2 किस्में थी। तो ये 2 कंडीशनें पूरी कर दो, फेडरल गवर्नमेंट से पहला क्या था, इजाजत ले लो अगर कोई बाहर का एलियन है, और ये क्या है, अगर कोई रियासत करना चाहती है तो फेडरल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी वफाकी हुकूमत ने, पाकिस्तान ने अगर उस रियासत को तस्लीम किया हुआ है कि वो वाकई रियासत है तो वो कर सकती, वरना नहीं। अब हेडिंग दे 3, जो हमने 5 बार की किस्में देखी थी ना, एब्सोल्यूट बार वो हमने पूरी पढ़ ली, उसकी 8 किस्में। दूसरी हमने देखी कंडीशनल बार, उसकी 2 किस्में पढ़ ली। अब तीसरी हमारे पास है, अब तीसरी हेडिंग दें स्पेशल बार। अब हम इसकी किस्में पढ़ रहे हैं, इसकी एक ही किस्म है स्पेशल बार की। वो क्या है, सूट फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये मैं आपको पढ़ के सुना दूं क्योंकि ये बड़ा कीमती है। आपसे कह सकता है कि जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है उसका सूट क्या उस पर बार होता है, आप कहेंगे हाँ उस पर स्पेशल खास बार होता है। वो क्या, इन केस ऑफ एनी ब्रीच ऑफ एनी एक्सप्रेस और कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट, कोई भी एक्सप्रेस या कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट अगर उसका ब्रीच हुआ है, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, ठीक है, क्रिएटेड फॉर पब्लिक पर्पस और रिलीजियस और चैरिटी नेचर, या तो वो पब्लिक किसी मकासद के लिए कोई वो ट्रस्ट था,
या उसको मजहबी मामले के लिए कोई ट्रस्ट कायम किया गया, या कोई खैराती मामले के लिए वो ट्रस्ट कायम किया गया, खैराती इदारा कायम किया गया, देन ए सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड बाय द एडवोकेट जनरल। तो आम बंदा उस ट्रस्ट के साथ अगर कोई मसला पड़ा है, देखो एक ट्रस्ट है, उसका कोई ब्रीच हुआ है, उसके खिलाफ उसके रूल को तोड़ा गया, खयानत की गई, ट्रस्ट जो है उसकी ब्रीच हुई है, किसी ट्रस्ट की कोई ब्रीच हुई है, वायलेशन हुई उसकी कोई, तो अगर वो पब्लिक नेचर की थी, देखें शर्त क्या है कि ट्रस्ट हो, उसकी कोई ब्रीच हुई हो, पब्लिक नेचर की ट्रस्ट हो, या रिलीजियस पर्पस की ट्रस्ट हो, या चैरिटेबल किसी नेचर की ट्रस्ट हो, तब अगर इसकी कोई ब्रीच हुई है, कोई खिलाफ वर्जी इसकी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, सूट कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है, एडवोकेट जनरल, या बाय 2 और मोर पर्सन हैविंग सम इंटरेस्ट, या तो एडवोकेट जनरल करेगा, या 2 या 2 से ज्यादा शख्स करेंगे जो उसके अंदर इंटरेस्ट रखते हों। आफ्टर द रिटन कंसेंट फ्रॉम एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल से रिटर्न लिखवाकर, आपसे पेपर में पूछेगा, एक ट्रस्ट है, वो मजहबी नेचर की है या पब्लिक किसी चैरिटेबल नेचर की है, उसमें कोई ब्रीच हुआ है, तो क्या आम कोई शख्स, कोई आम शहरी उठकर उसके बारे में केस कर सकता उसके मुतालिक? आप कहेंगे नहीं। 2 तरीके से उस पर केस कर सकता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट 2 तरीके से होगा। किस तरह? या तो एडवोकेट जनरल खुद करे, या कोई 2 या 2 से ज्यादा शख्स, 2 या 2 से ज्यादा शख्स, अगर उनका उस ट्रस्ट में कोई इंटरेस्ट था, कोई मफाद था, कोई लिंक था उनका, तब वो एडवोकेट जनरल से पहले रिटन कंसेंट लेंगे, इजाजत लेंगे, और फिर केस दायर कर सकते हैं, वरना नहीं। तो ये बार था, तीसरा बार था, और इसकी एक ही किस्म थी कि सूट फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब हम पढ़ रहे हैं चौथा बार, यानी एक्सप्रेस बार, वाज़ेह बार। ठीक, ये हम देख रहे हैं। अब इसकी हम इकसाम पढ़ रहे हैं। इसकी 3 किस्में होती हैं। पहला है फैमिली मैटर, वाज़ेह तौर पे खुले लफ्जों में एक्सप्रेस बार लगा दिया कि जो फैमिली सूट होंगे वो सिविल कोर्ट नहीं सुनेगी, उसके लिए फैमिली कोर्ट अलग है। ठीक है, देखें किसी शहरों में फैमिली कोर्ट के जजेस अलग बैठे हैं, और किसी शहर में यही है कि वही शख्स वही मजिस्ट्रेट भी है। जब मजिस्ट्रेट होता है तो वो फौजदारी केस सुन रहा होता है, वही वाला शख्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जज बन जाता हूं, मैं मजिस्ट्रेट की हैसियत से जब केस सुनूंगा, मैं आसिफ ही हूं, तो मैं क्रिमिनल कोर्ट कहलाऊंगा। अब मेरे पास केस आ गया सिविल नेचर का, मैं आसिफ ही हूं, अब मैं सिविल जज बन जाऊंगा। फिर मेरे पास ही केस आ गया फैमिली नोयत का, अब मैं फैमिली कोर्ट बन जाऊंगा, हूंगा आसिफ ही। तो अक्सर हमारे खानपुर में भी इसी तरह है कि जो सिविल जज है उसी को पावर मजिस्ट्रेट की भी है, और वो ही फैमिली कोर्ट के इख्तियारात भी रखते हैं। तो जो हमारा चौथा बार आ गया एक्सप्रेस बार, उसमें खुले लफ्जों में, एक्सप्रेस खुले, बार पाबंदी लगा दी, खुले लफ्जों में पाबंदी लगा दी। क्या? पहली पाबंदी क्या लगाई? फैमिली मैटर, कि ये फैमिली मैटर नहीं सुनेंगे। नंबर 2 रेवेन्यू मैटर, हेडिंग कहते हैं रेवेन्यू मैटर। तो रेवेन्यू जो मामलात हैं उस पर पाबंदी लगा देगी खुलकर कि सिविल कोर्ट साहब आप जो हैं रेवेन्यू मैटर नहीं सुनेंगे, इनके लिए रेवेन्यू कोर्ट अलग है। और तीसरी क्रिमिनल मैटर, सिविल कोर्ट पे खुले लफ्जों में कह दिया कि आपने फौजदारी भी कोई मुकदमा नहीं सुनना, इसके लिए क्रिमिनल कोर्ट्स अलग तश्कील दी हुई हैं। तो ये चौथा बार भी हमने पढ़ लिया और उसकी 3 किस्में भी पढ़ ली। अब आखिरी बार है 5वां बार, इंप्लॉयड बार। तो हम अब इसको पढ़ते हैं। इसकी 2 किस्में हैं। पहली है एक्ट ऑफ स्टेट, कि एक्ट ऑफ स्टेट जो है उसके ऊपर हम कोई भी मुकदमा नहीं कर सकते। इसको मैं पढ़कर आपको बताता हूं ताकि आपको अंदाजा हो। एन एक्ट ऑफ स्टेट इफ डन, अगर कोई रियासत ने कोई काम किया, आर एडॉप्टेड बाय स्टेट इन इट्स सोवेरियन कैपेसिटी, या उस काम को अख्तियार कर लिया अपनी सोवेरियन इक्तदार, अपनी हुकूमत के तहत, इज इम्प्लाइडली बार्ड एंड
एंड सिविल कोर्ट, उस पर इंप्लाइडली बार्ड है, एंड सिविल कोर्ट हैविंग नो जुरिसडिक्शन अपॉन सच मैटर, तो सिविल कोर्ट उसके ऊपर कोई जुरिसडिक्शन नहीं रख सकती। हाउएवर इफ इट इज फॉर ए सिविल कोर्ट टू डिटरमिन, हाँ सिविल कोर्ट डिटरमिन कर सकती है वेदर सच मैटर और एक्ट इज इन एक्ट ऑफ स्टेट और नॉट, क्या वो रियासत का मामला भी था या नहीं। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, रियासत ने, स्टेट ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी अमने आमा की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से किसी शख्स के हक को पामाल कर दिया या उसके साथ कोई ज्यादती कर दी, और क्या की, बतौर रियासत की, बतौर गवर्नमेंट की, ऑफिशियल कैपेसिटी में की, किसी मजबूरी में की, किसी वजह से की, तो अब कोर्ट, सिविल कोर्ट हुकूमत के खिलाफ कोई भी केस नहीं सुनेगी। क्यों? उसने बतौर रियासत किया है, लोगों के फायदे के लिए किया है, किसी मजबूरी में किया है। हाँ, ये कर सकती है कि सिविल कोर्ट ये चेक कर ले कि जो ये बंदे के साथ जुल्म हुआ है, सिविल बंदे के साथ जुल्म हुआ, तो जो गवर्नमेंट ने किया है ये वाकई ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है या नहीं। खुद मुल्क तो आकर उसके ऊपर, उसके सर पे तो नहीं आकर जो आगे पड़ेगा, रियासत की तरफ से कोई शख्स उसके साथ ज्यादती करेगा ना, पुलिस करेगी, कोई और कोई करेगा, तो हाँ सिविल कोर्ट ये देख सकती है कि रियासत की तरफ से जिस बंदे ने इस शख्स के हकूक को पामाल किया है, क्या उसने वाकई ऑफिशियल कैपेसिटी में किया था, बतौर रियासत की हुक्म के ताबे होके किया था, या अपने जाती दुश्मनी निकालता फिर रहा था वो, तो ये देख सकती है। दूसरा है इसका हमारे पास इंप्लाइडली बार का दूसरा और आखिरी, स्पेशल ट्रिब्यूनल, कि जो खास ट्रिब्यूनल होते, जो खास मैटर के लिए, स्पेशल राइट के लिए बना दिए जाते हैं, वो भी उनका अलग मैटर होता है, वो उनको जो है सिविल कोर्ट उसको नहीं सुनती। तो हमने देखो अभी तक क्या देखा, चलो मैं ये पढ़ा दूं फिर मैं आपको इसको रिवीजन कर देता हूं। एक केस लॉ है 2004 CLJ सफा नंबर 803, 2004 CLJ सफा नंबर 803, इसमें यह कहा गया अकॉर्डिंग टू द केस लॉ सिविल कोर्ट वुड हैव जुरिसडिक्शन, सिविल कोर्ट जुरिसडिक्शन रख सकता है टू एग्जामिन, ये देखने के लिए, एक्ट ऑफ फॉर्म्स के जो इदारे बनाए गए हैं उनके कामों को देखने के लिए, क्रिएटेड अंडर स्पेशल लॉ, जिनको खास कवानीन के तहत उन इदारों को बनाया गया है, टू सी देखने के लिए द इलीगैलिटी और मैलाफाइडीज ऑफ दीज फॉर्म्स, कि क्या ये इदारे, क्या ये अदालतें, क्या ये ट्रिब्यूनल, क्या ये जो बॉडीज बनाई गई हैं, ये कभी अपनी दुश्मनियां तो नहीं निकाल रही, मैलाफाइडी तो नहीं कर रही, ये इलीगल काम तो नहीं कर रही, गैर कानूनी तो नहीं कर रही। तो आपसे पूछ सकता पेपर में कि क्या कोई ऐसा केस लॉ है जिसके तहत सिविल कोर्ट, उसको अथॉरिटी तो नहीं उन स्पेशल फोरम के मामलात में दखल देने की, मगर वो कब दे सकती है दखल, आप कहेंगे तब दे सकती है कि ये देखने के लिए कि जो ये खास इदारे बनाए गए हैं, खास ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, क्या ये अपना काम हुस्न सलूक से अदा कर रहे हैं, कानून के दायरे में कर रहे हैं, या ये आपे से बाहर हो गए हैं, क्या ये दुश्मनियां तो नहीं निकाल रहे हैं, मैलाफाइडी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, या ये इलीगल काम तो नहीं कर रहे। यहां तक अब बड़ा मैं कीमती आपको एक चीज बता रहा हूं, ये हेडिंग देख, केसेस, ऐसे केस वेयर कोर्ट कैन एक्सरसाइज प्लीनरी एंड जनरल जुरिसडिक्शन, कि ऐसे केस जहां पे कोर्ट जनरल जुरिसडिक्शन रख सकती है, डिस्पिट बार, अगरचा कि उस पे बार भी हो। देखो आपसे पेपर में पूछेगा, कोर्ट पे बार लगा हुआ कि आपने इस मामले में टांग नहीं अड़ानी, मगर क्या कोई ऐसे केसेस हैं जिसमें सिविल कोर्ट पे बार भी है, पाबंदी भी है, मगर वो उस मामले में दखल अंदाजी कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ। वो कौन कौन से केस है? पहला है कि केस ऑफ सीरियस नेचर, यानी सीरियस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ऐसा कोई हो जो सीरियस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या कहते हैं? वकूए से ताल्लुक रखना, वाक्य से ताल्लुक रखना। और क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या कहते हैं? जिसका ताल्लुक कानून के पहलुओं से हो। तो हकायक, सीरियस हकायक कोई मामले हों, उनके मामले में सिविल कोर्ट दखल अंदाजी कर सकती है। या मेलिस एंड मेलाफाइड मैटर, ऐसे मामला जो दुश्मनी की बुनियाद पर निकाले गए हों, मेलाफाइडी बुनियाद पर
बुरी नीयत से कोई मामलात किए गए हों उसमें भी दखल अंदाजी दे सकती है, अगरचा के चाहे कि उसको अथॉरिटी हो या ना हो, मगर फिर भी देखे कि नहीं यहाँ पे दुश्मनी निकाली जा रही है, ये फॉर्म दुश्मनी निकाल रहा है, मेलाफाइडी कर रहा है, तो उसमें दखल अंदाजी देगी। या फिर वाइड आर्डर, कोई फॉर्म है जिसमें सिविल कोर्ट अपने मुदाखलत नहीं कर सकती, मगर उसने देखा कि उस फॉर्म ने जो आर्डर दिया वो वाइड है, बिल्कुल बातिल आर्डर दिया, तो अब सिविल कोर्ट उसके मामले में दखल अंदाजी कर देगी। या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेमेडी, अगर उस फोरम के पास, उस इदारे के पास कोई रेमेडी नहीं, या उस बंदे के हकूक पामाल हो गए मगर कोई और सुनने वाला उसको नहीं है, तब अब अपनी इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल सिविल कोर्ट करेगी और उसको कहेगी आओ मेरे पास, बेशक के मुझे तुम्हारे ये मामले सुनने की इजाजत नहीं है, मगर तुम्हें कोई और भी ऐसा नहीं जो तुम्हारी चाराजोई करे, तुम्हारी दाद रस्सी करे, तो मेरे पास आ जाओ। तो मुख्तसरन आज हमने क्या देखा? आज हमने ये देखा कि सिविल कोर्ट को सेक्शन 9 के तहत ये कहा गया कि सिविल कोर्ट को बेपनाह अख्तियार है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है, ये जो चाहे मैटर सुन सकती है, मगर उस पर 5 तरह की पाबंदियां लगा दी, 5 तरह के बार की पाबंदियां लगा दी। वो 5 तरह के जो बार थे उनकी फिर मजीद आगे किस्में थी जो हमने पढ़ी। अगर वो वाले मामलात हैं तो सिविल कोर्ट को अख्तियार नहीं कि वो उनके मामलों में अपनी दखल अंदाजी करे, मगर सिविल कोर्ट को हमने अभी आखिर में देखा कि अगरचा कि किसी मामले में सिविल कोर्ट को बार है, सिविल कोर्ट को पाबंदी लगाई गई है, मगर सिविल कोर्ट उनके मामलों में दखल अंदाजी कर सकती है जब संगीन नोयत का कोई फैक्ट हो, या कहीं पे दुश्मनी मेला फाइडी हो, या ये देखे कि कहीं ऑर्डर वाइड तो नहीं किया गया, या ये देखें इलीगल कोई काम तो नहीं हो रहा, या ये देखें कि उस फॉर्म पे कोई और रेमेडी अवेल नहीं है, तब उसमें मुदाखलत कर सकती है। ये बहुत कीमती था। हमारे हक में दुआ करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज।